नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। इस बार शीतकालीन सत्र में योगी सरकार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट 42,000 करोड़ तक का हो सकता है। बता दें कि पिछले बजट की तुलना में इस बार अनुपूरक बजट 8,500 करोड़ ज्यादा है। तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को ये तरजीह मिलेगी और इस बार अयोध्या के विकास को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ना भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज भी लाया जा सकता है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। योगी सरकार का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में रुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके लिए शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पास कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यह सत्र 1 हफ्ते चल सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें कई अहम योजनाओं के लिए प्राप्त रकम का इंतजाम योगी सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजस्थान के चुनावी समर में निरंतर ताबड़तोड़ रैलियां हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में मतदाताओं के समक्ष पहुंचे और भाजपा के लिए वोट मांगा। यहां उन्होंने जन विरोधी कृत्यों पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राजस्थान सरकार रामनवमी पर कर्फ्यू लगाती है, लेकिन यूपी में 4 करोड़ लोगों की कावड़ यात्रा निकलती है और तिनका तक नहीं हिलता। भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट पर उन्होंने कहा कि यदि यहां भाजपा का विधायक होता तो गाड़ी में गोमांस नहीं मिलता। फर्क महसूस हो गया होगा कि कांग्रेस रूपी समस्या के सामने कमल रूपी समाधान ही देश हित में है। सीएम ने कहा कि मैं 5 वर्ष पहले भी आया था तो आपने कमल खिलाया था, इस बार भी आपको कमल खिलाना है। सीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि माफिया के आगे यह सरकार घुटने टेक चुकी है। कांग्रेसी माफिया पालते हैं या माफिया पैदा हो रहे हैं और यूपी में माफिया पर बुलडोजर चलता है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष की वेदना का लोकतंत्र के माध्यम से बदला लेने का वक्त आ गया है। मोदी जी जब देश के सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हैं और भारत सुरक्षित महसूस करता है, 142 करोड़ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन भारत के दुश्मनों को ये अच्छा नहीं लगता। याद करिए, कांग्रेस के समय में रोज घटनाएं घटित होती थी, कभी आतंकी घटना, कभी घुसपैठ की घटना, कभी कुछ और की घटना। लेकिन आज आतंकवादी भी और उनके यहाँ का भी जानते हैं, घुसपैठ करेंगे, आतंकी घटना को वारदात करेंगे तो न केवल आतंकवादी बल्कि उनके आकाओं की माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान वहीं मार गिराएंगे, उनका काम तमाम करने का काम भी करेंगे। इसलिए भारत सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी और ये समस्या जो देश के अंदर आतंकवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में हम सबके सामने है, वह समस्या कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान दिया है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद और उग्रवाद पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। समाप्त, समस्या का समाधान। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को खंड खंड करने का कुत्सित प्रयास किया। मोदी जी ने कहा नहीं, यह देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात मोदी जी ने की। कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर जबरन एक वर्ग विशेष का अधिकार करने की बात की। उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के आधी आबादी महिलाओं का है, समाज के हर तबके का है। और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबका विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। यही राम राज्य है और इसी राम राज्य की अवधारणा को
साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कार्य कर रही हैं और इसी राम राज्य की अवधारणा को लागू करते हुए जो काम कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने वह कार्य मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के आवास बन गए, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच गई, लगभग 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष पहुंच रहे हैं। लखनऊ का टेढ़ी पुलिया चौराहा अब खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए इशारों में सपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में अन्य प्रकार के आयोजन होते थे, वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने विदेशी आक्रांताओं से भारत के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ ने मातृभूमि की रक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान हम सबको देश और धर्म की रक्षा की प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास हमें भारत की गौरवशाली विजय गाथा का स्मरण कराता है। उन्होंने सिख समाज के त्याग, बलिदान, परंपरा, धर्म के प्रति समर्पण और समाज के प्रति सेवा भाव को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोगों को अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त होगा। 24 नवंबर को ही गुरु तेग बहादुर जी का पावन शहीदी दिवस, 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई एक धार्मिक आयोजन वहां हो पाया, तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को वहां पर आयोजित करने 2020 और 2021 में हम लोगों को साहिबजादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहिबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। हम सबको अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और वास्तव में सिख गुरुओं का त्याग, उनका बलिदान हम सबको इस मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खालसा चौक का नामकरण और लोकार्पण का एक कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। नगर निगम लखनऊ को वर्तमान महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी को, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश पाठक जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को, हमारे पार्षदगण हैं, पदाधिकारीगण हैं और खासतौर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जिनका लगातार हो रहा है, सरदार राजेंद्र सिंह बक्का जी, सरदार परविंदर सिंह जी और अन्य जिन लोगों ने भी ये प्रेरणा दी कि कार्यक्रम इस रूप में होना चाहिए, इस चौक का नामकरण इस रूप में होना चाहिए, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब हमेशा सिख इतिहास के ओर से गौरवान्वित होते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो बोले सो निहाल। जहां भी 2 गांवों के बीच 1 किलोमीटर से ज्यादा का फासला होगा, उन्हें पक्के मार्गों से जोड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश में इस तरह के 959 गांव हैं जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए 1392 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और इन मार्गों की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे गांवों के तेज विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो, कोई खराबी आने पर निर्माता जन से ही पुनर्निर्माण करे। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों के अधूरे भवनों पर नाराजगी जताई और इसके लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। सड़क निर्माण में नई तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया ताकि कम लागत में टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकें। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में आईआईटी, एकेटीयू और एमएमएमयूटी जैसे संस्थानों से सहयोग लेने के निर्देश दिए। सीएम ने भवन निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि आमजन को सेवाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता है। वहीं सीएम ने दोहराया कि किसी परियोजना में माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले, उनके करीबी रिश्तेदारों और गुर्गों को भी ठेके पट्टे से दूर रखा जाए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।